तो पाकिस्तान आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हुसैन लियाकत। आज यकीनी तौर पे गाल टेस्ट के ऊपर बात होगी और गाल टेस्ट में पाकिस्तान की जो गिरफ्त है वो मजबूत हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की आलमोस्ट सारी विकेटें गिर चुकी हैं, अब सिर्फ एक विकेट बाकी है और अब देखते हैं कि वो कब तक जो है वो गिरेगी, उसके बाद कितने स्कोर जो है पाकिस्तान को मिलेंगे। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, उस दिन में बारिश भी हो सकती है, फिर उस दिन में अगर हमने 125-50 इसके नज़दीक रन्स बनाने होंगे तो फिर हम उनकी तरफ जाएंगे भी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिन होगा श्रीलंका में, गाल में, और अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा। इस तमाम तर टेस्ट मैच के ऊपर भी बात होगी। फिर एशिया कप का स्केड्यूल है वो भी आज जारी होगा और ज़का अशरफ साहब मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, लाहौर में उस हवाले से बात होगी। और पाकिस्तान और श्रीलंका के माबेन इमर्जिंग एशिया कप के मैचेस भी जारी हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमर नजीब सत्ती साहब। थैंक यू वेरी मच एमर फॉर जॉइनिंग अस। और इसके अलावा वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं बहराम काजी साहब। एमर, सबसे पहले अगर थोड़ा सा मैच के ऊपर बात की जाए तो आज टॉक इन टाउन है सऊद शकील, उनके ऊपर थोड़ा सा आप रोशनी डालना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल मुकम्मल बात करना चाहूंगा सऊद शकील के हवाले से। दोस्तों, मैं आपका जो एबीएन का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैं इस विसातत से 2014 में सऊद शकील अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, तो वहां से सब जो क्रिकेट के हल्के हैं, जो करीबी निगाह रखते हैं, वो देख लेते हैं कि एक ऐसा टैलेंट बाएं हाथ से खेलने वाला नौजवान जिसमें कुछ खास जरूर है। उसके बाद सऊद शकील जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं और रन्स करना शुरू कर देते हैं। यानी वो आप उनको उनके रन्स हर जगह पर हैं। यानी वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि सोशल मीडिया की हाइप पर के उसने कुछ लोगों को बासर लोगों को अपने साथ लिया हुआ और वो उसके लिए ट्वीट्स करते हैं तो वो इस तरह, ऐसा नहीं है। हालांकि सऊद शकील को वो हाइप दी नहीं गई, कभी सोशल मीडिया सेंसेशन बनाया ही नहीं गया जिस तरह से कुछ और खिलाड़ियों को बनाया गया। चले, मैं उनकी जर्नी आपके सामने, उनका सफर रखना चाहता हूं। अंडर 19 क्रिकेट से डोमेस्टिक क्रिकेट में आते हैं, हर जगह रन्स करते हैं, चाहे वो कराची के लिए रन्स हो, चाहे वो अपने डिपार्टमेंट के लिए रन्स हो, चाहे वो सिंध की टीम के लिए रन्स हो, चाहे वो पाकिस्तान ए के लिए रन्स हो। मतलब रन्स के कोकाबुरा से रन्स किया, ड्यूक से रन्स किया, ग्रेस से रन्स किए, ग्रीन विकेट पर रन्स किए, बैटिंग विकेट पर रन्स किए, स्पिनिंग विकेट पर रन्स किए और रन्स करते चले गए, लेकिन सोशल मीडिया डार्लिंग नहीं बन सके। लोग 2017-18 के बाद से उनके लिए आवाज उठाना शुरू हो गए थे, भाई सऊद शकील को लेके आओ, सऊद शकील को लेके आओ, लेकिन कोई ना कोई नया खिलाड़ी आ जाता था, कोई ना कोई और खिलाड़ी आ जाता था। सऊद शकील को पाकिस्तानी टीम का दरवाजा नहीं बनाया जाता था। लेकिन फिर हुआ यह कि सऊद शकील को बिलाखिर एक तवील परफॉर्मेंस, छोटी नहीं तवील परफॉर्मेंस देने के बाद पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट किया गया। देखिए, सारे चेक बॉक्स जो है ना टिक हैं सऊद शकील के। टैलेंटेड, यस इट इज, फिटनेस बेहतरीन, परफॉर्मेंस बेहतरीन, एटीट्यूड बेहतरीन, कप्तानी कर रखी है बेहतरीन, डोमेस्टिक परफॉर्मर बेहतरीन, यानी सारे चेक करने के बाद, यानी हर कठिन मरहले को पार करने के बाद, एक वो कहते हैं कढ़ाई में कुड़ने के बाद जब एक प्लेयर बाहर निकला तो मुकम्मल प्रोडक्ट था। उसने आकर टेस्ट क्रिकेट को ऐसे गले लगाया जैसे कोई मसला ही नहीं, अपनी गली में खेल रहे हैं, या ये तो उनके लिए रोज की बात है। उनका आप डेब्यू देखिए, उनकी बैटिंग देखिए इंग्लैंड के खिलाफ, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने होम पे खेला, और फिर पहला ही टेस्ट पाकिस्तान से बाहर खेल रहे हैं श्रीलंका में, और उन्होंने इस तरह से खेला जैसे उनके लिए तो रोज। उनकी टेक्निक आप देखें, इनकी टेक्निक अगेंस्ट द पेसर, उनकी टेक्निक अगेंस्ट द स्पिनर, कहां पर अगले कदम पर खेलना है, कहां पर पिछले कदम पर खेलना है, स्पिनर को स्वीप मार के, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, उन्होंने स्पिनर, श्रीलंका के स्पिनर को हवास बाख्ता कर दिया। वो प्रभत जसूरिया जिसने एक हवा बनाया हुआ था पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के लास्ट ओवर पे भी बहुत तंग किया था, इसमें भी 3 विकेटें ले गए थे। उनको उन्होंने बॉडी के करीब से भी स्वीप मारा, दूर से भी स्वीप मारा, आउटसाइड ऑफ स्टंप से भी स्वीप मारा, कट खेला। अच्छा, कमांडिंग इनिंग्स थी, यानी जब दिल किया तो बॉल की लेग साइड पर रहकर एक्स्ट्रा कवर पे खेल दिया, प्लेस कर दिया, चौका मार दिया, कट मार दिया, स्वीप मार दिया, और बीच बीच में निकल के सीधा भी मारा। हर शॉट में आप उनका बैलेंस देखिए, उनका टेम्परमेंट देखें, उनका मेथड देखें। मैं कहूंगा सऊद शकील, तुम्हें सलाम है। ठीक हो गया। बहराम, आप क्या कहेंगे? एवरेज उनकी अब अबव 98 है, अपनी 6 जो उन्होंने मैचेस खेले हैं, उसके अलावा आप देखें तो पहली सेंचुरी है, डबल सेंचुरी है श्रीलंका में। सो बातें तो अब अच्छा, एक छोटी सी इंटरप्शन, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं हसनैन। खबर ताजा तरीन है कि पाकिस्तान ने सारी विकेटें हासिल कर ली हैं श्रीलंका की, और 130 रन की जो है वो लीड सेट की है। अब आप प्लीज। ठीक हो गया जी। बहराम,
जी, तो काफी कुछ तो बता दिया अमर भाई ने, मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। इस टीम के अंदर पाकिस्तान की जो टेस्ट स्क्वाड है, आपने देखा होगा कि पास्ट में, पर्टिकुलरली मैं बाबर की यूनिट की बात कर रहा हूँ, कि जो भी स्क्वाड में आता है उनको फिर बारी इवेंचुअली मिल ही जाती है। कभी कभार तो ये गलत भी साबित होता है, जिस तरह जाहिद महमूद को बारी देने के लिए खिला दिया था अबरार से के ऊपर रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ। साउथ शकील ने बहुत वेट किया इस बारी का, 2.5 साल। 2020 के कोविड के आने के फौरन बाद जो पाकिस्तान का टूर था इंग्लैंड का, उसके लिए वो सिलेक्ट हुए, और फिर बारी नहीं आ रही थी, कोई तकरीबन 2.5 साल के बाद उनको चांस मिला इंग्लैंड के खिलाफ ही, मगर पाकिस्तान वाली सीरीज के अंदर जो कि इधर होम टर्फ पे हुई थी। और 5 टेस्ट में, इस वाले टेस्ट से पहले 580 शायद रन कर चुके थे, जिसमें 10 इनिंग्स में 6 50s थी और 1 सेंचुरी थी। अब 11 में एक 200 भी आ गया, तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लफ्ज शायद नहीं है बयान करने के लिए कि साउथ शकील कितने एक इंपॉर्टेंट एसेट है पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में गोइंग इनटू द फ्यूचर। कॉम्पैक्ट खेलते हैं, बहुत अश्योर्ड सॉलिड टेक्निक है इनकी, बॉल को लेट खेलते हैं, स्वीप बहुत अच्छा करते हैं, पंच बहुत अच्छा करते हैं, ड्राइव्स भी मार लेते हैं, बहुत ही इंपेकेबल रेंज है इनकी, फुल सेट ऑफ स्किल्स आप कह सकते हो। और एशियन कंडीशंस में खास तौर पे इनकी जो गेम है वो बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए, तो बिल्कुल उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। पाकिस्तान का कोई भी बैटर आज से पहले या कल से पहले श्रीलंका में 200 नहीं बना सका था टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने ये फतह हासिल की पाकिस्तान के लिए ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, और उन्होंने ये बोला कि स्कोर्स तो मैंने पहले भी किए थे मगर पाकिस्तान जीत नहीं पाया, तो वो ये टेस्ट मैच जीतना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो सबसे खुशाइन बात है। और इस तरह का माइंडसेट जो है जब हमें देखने को मिलता है खिलाड़ियों से, तो अच्छा फील होता है एज पाकिस्तान सपोर्टर्स। अच्छा, ये जिस तरह बात की है इमर बैराम ने कि ही इज़ अ वेरी वेरी गुड टेस्ट कंपोनेंट, लेकिन जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, आई थिंक इनको अगर ओडीआई में भी आजमा दिया जाए, ओडीआई में वो खेले अच्छा हैं और एकदम से वो कोई इंजरी हुई थी, बाहर हुए थे, तो ओडीआई में भी इनको खिलाया जा सकते। और स्पेशली कल इस हवाले से बात भी हुई थी कि हारिस सोहेल की जगह साउथ शकील क्यों नहीं खेल सकते। देखिए, ये थोड़ी बड़ी आपने अच्छा सवाल किया ओडिया वाला। अब तो देर हो गई है, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। इनकी क्वालिटी में तो कोई शक नहीं है, उन्होंने तो अपनी क्वालिटी डोमेस्टिक में जो उनको फॉलो करा था उनको पहले से पता था उनमें क्वालिटी है, यानी उनको कोई हैरानगी नहीं हुई साउथ शकील के परफॉर्म करने पे। लेकिन नुकता यह कि अब आपने इतना वक्त बिता दिया है, यानी इस वक्त आप अचानक से अगर साउथ को डालेंगे तो फिर एक तो दो इसमें चीजें देखने वाली हैं। एक तो यह कि साउथ के साथ भी ज्यादती है, क्योंकि इतना वनडे क्रिकेट मुश्किल होती है, इसलिए वैसे तो हर फॉर्मेट ही मुश्किल होता है, टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वनडे क्रिकेट में थोड़े रन्स की कैद आ जाती है ना, आपने इतने वन पे इतना रन्स करने, आपको कैलकुलेशन, रन रेट रिक्वायर्ड। साउथ है बेसिकली ज्यादा जो अच्छे प्लेयर हैं, आप उनका जो व्हाइट बॉल करियर देखेंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते रहे, या तो 3 नंबर या मैक्सिमम 4 नंबर, इससे पीछे का नंबर साउथ को सूट नहीं करता एज अ बैट्समैन, जिस तरह की वो प्लेयर है। बहुत सॉलिड प्लेयर हैं। लेकिन अब हुआ क्या, उसमें चीफ सिलेक्टर उस वक्त के उन्होंने बड़ी ज्यादती की साउथ से कि वो जब इंजरी की वजह से बाहर हुए थे तो फिर वो स्क्वाड से आगे कैसे बाहर हो गए। इसका मकसद ये था कि जब वो इंजरी से रिकवर करते थे वो डायरेक्ट आके वापस ज्वाइन करते। लेकिन उस वक्त भी अगर आप देखिए तो साउथ को ये नंबर 4 नहीं दे रहे थे, ये ज्यादातर नंबर 5 पे खिला रहे थे। एक मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था उसमें हुआ ये कि वो स्पिनिंग विकेट था, थोड़ा गेंद स्पिन लेना शुरू हो गया था, तो मेरा ख्याल है कि रिजवान खेल रहे थे या बाबर थे या तो वो इतना ज्यादा रन रेट चढ़ गया था, स्पिन और था गेंद के साउथ आए तो वो इतनी देर उनके लिए मुश्किल था कि आप 7 का रन रेट वो मैनेज करते ओडीआई में, जहां पे बॉल स्पिन ले रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो नुकता ये है कि मेरा ख्याल है कि साउथ की क्वालिटी पे कोई शक नहीं है, लेकिन जो नंबर उनको चाहिए जहां पे वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, वो नंबर मैक्सिमम 4 है, उससे पीछे नहीं, या 3 या 4। 3 पे बाबर खेलते हैं और 4 पे इस वक्त रिजवान सेट हो चुके हैं। आपने देखा होगा पहले वो एक दौर में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब वो नंबर 4 पे उन्होंने रन्स भी किए हैं, बल्कि कुछ चेज में पाकिस्तान को आके बड़ा जबरदस्त उन्होंने फिनिश किया है। सो मुझे पाकिस्तान का जो टीम कॉम्बिनेशन है उसमें एडजस्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, पहले हो सकते थे जब उनको उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन अब जरा देर हो गई है। लेकिन प्लेयर वो ऐसे हैं कि वो हर फॉर्मेट में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैराम आपकी तरफ आऊंगा। आप थोड़ा सा कल जो है ना, जब पाकिस्तान और ये जो साउथ शकील एंड कंपनी ये आउट हुए, उसके बाद श्रीलंका की बैटिंग स्टार्ट हुई, तो ये क्या वजह है कि एक दफा फिर जो हमारे पेसर्स थे वो पहली इनिंग्स में बहुत अच्छे नजर आ रहे थे और एकदम से जो है वो नुमान अली एंड कंपनी जो है विकेट्स लेना स्टार्ट हो गई और पेसर्स को अर्ली ऑन विकेट नहीं मिली। देखें, पहली इनिंग्स में जरा बारिश भी हो गई थी जल्दी दिन के अंदर, और गॉल इस तरह का ग्राउंड है जिसमें कोई वो नहीं है बैरियर्स, तो हवा भी जब चलती है और इस तरह सब कुछ होता है, क्योंकि बिल्कुल समुंदर के साथ है,
तो उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। और वैसे आप आमतौर पर देखेंगे तो पूरे ग्राउंड्स के इर्द गिर्द चार दीवारी इस तरह बड़ी सी होती है। गोल में ऐसा सीन नहीं है, गोल में काफी खुला खुला है सब कुछ, और इसलिए मेरे ख्याल से कि कंडीशंस जो हैं वो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने इस चीज का फायदा उठाया, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशंस थी, एंड दे गॉट द बॉल टू टॉक। पाकिस्तान स्पेसर्स शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह शुरू में ही 4 विकेटें ले दी। मेरे नहीं ख्याल से कोई इसमें बहुत कोई वरी करने वाली बात है। आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छा खेला है तीसरी इनिंग्स में भी, और श्रीलंका को भी दाद देनी चाहिए। धनंजय डिसिल्वा खास तौर पे जिस तरह खेले इस टेस्ट मैच में, पहले 122 बनाए पहली इनिंग्स में, फिर 82 इस वाली इनिंग्स में बनाए, और अगर अभी 130 रन्स का टारगेट दिया श्रीलंका ने पाकिस्तान को, तो वो आप कह सकते हो कि सारा का सारा धनंजय की वजह से ही दिया है। क्योंकि अगर उनकी परफॉर्मेंस आप निकाल दें, 100 रन उसमें से कम कर दे तो रह जाते हैं 30 रन, जिसका टारगेट तो पाकिस्तान आराम से कर लेती। 130 वोंट बी एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2009 में हमें याद है पाकिस्तान ने कोलैप्स किया हुआ गोल में, मगर फिर पिछले साल हमें यह भी याद है कि 350 चेस किया था अब्दुल्ला शफीक ने, जब वो जबरदस्त बारी खेली थी चौथी इनिंग्स में। तो आई थिंक पाकिस्तान आर क्वाइट वेल पोजीशन टू विन दिस टेस्ट मैच, और ये एक बहुत यादगार जीत होगी, क्योंकि पाकिस्तान की कैचिंग बड़ी फिनोमिनल रही है इस मैच के अंदर। मेरे ख्याल से इतने एक्सटेंडेड पीरियड के लिए पाकिस्तान की इतनी अच्छी कैचिंग कम ही देखी हमने अपनी जिंदगियों में। और जिस तरह बाबर आजम ने उड़ते हुए स्लिप्स में कैच पकड़े, इमाम उल हक तो खास तौर पे शॉर्ट लेग और भी लेग साइड पे जो फील्डिंग कर रहे थे, जबरदस्त। और फिर अब्दुल्ला शफीक का वो कैच शॉर्ट लेग पे, एंड सलमान अली आगा टुक अ फ्यू और वन गुड वन बिहाइंड द स्टंप स्लिप कॉर्डन में, और सरफराज अहमद की कीपिंग भी अच्छी रही है, कोई एरर्स नहीं आए। तो ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से गेम इस मरहले पे पहुंची है, और मेरे ख्याल से एक बहुत एक्साइटिंग टेस्ट मैच रहा है। बड़ी अच्छी व्यूइंग मिली है सबको, और गोल का जो ग्राउंड स्टाफ है उसको भी मेरा सलाम है, क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया में इससे कोई बेहतरीन ग्राउंड स्टाफ हो नहीं सकता। बारिश होती है, वेट आउटफील्ड का कभी कोई खतरा ही नहीं होता इन लोगों के साथ, इतने ये महारत से अपना काम करते हैं। सो या इट्स बिन ग्रेट व्यूइंग, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। और एज फार एज पेस बॉलिंग इज कंसर्न्ड, आई थिंक नसीम और शाहीन को इतने बुरे भी नहीं रहे। ठीक है, विकेट इतनी फेवरेबल नहीं थी, जब कंडीशंस का फायदा उठा सके उन लोगों ने उठाया। और अभी शाहीन ने जिस तरह इन्फोर्स कर बोल आउट किए श्रीलंका को, आखिरी 2 विकेट्स लिए, आई थिंक दैट वाज क्वाइट कमेंडेबल एज वेल। एक इमर, नुमान अली के हवाले से जो है वो आपकी ट्वीट भी मैंने पढ़ी, और कल से हम बात कर रहे थे, पूरे सोशल मीडिया में बात हो रही थी कि नुमान अली को क्यों लेके जाया जा रहा है, उनका कैरियर खत्म हो गया। लेकिन अचानक से जो है नुमान अली ने अजीबोगरीब सी परफॉर्मेंस दे दी, मतलब इसको यही कह सकते हैं आप। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा ऐड करूंगा, जिस तरह बिराम बात कर रहे थे, और फिर मैं आपके नुमान अली वाली बात पर आता हूं। अच्छा, जो पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना श्रीलंका के खिलाफ, वो बड़ा मिक्स एंड मैच है। यानी एक तो वो 2009 वाले गोल टेस्ट की बेराम ने बात की, दूसरा मुझे याद आता है गालबन 2017 या 18 में हमने यूएई में कोई 100 के करीब का टारगेट चेज हम वो चौथी इनिंग्स में नहीं कर पाए थे। रंगाना हेरात जो हमेशा हमारे खिलाफ काफी कामयाब रहे, उन वही हमें आके परेशान कर गए थे, और हम वो बड़े क्लोज आके मैच हार गए, इतना छोटा टोटल भी। लेकिन ये वो वाली सीरीज थी एमर, मिस यू के फौरन बाद वाली सीरीज। जी बिल्कुल वही थी, बिल्कुल। सरफराज अहमद कप्तान थे, और पाकिस्तान यूएई में पहली बार 10 सालों में कोई सीरीज हारा था, यानी ये भी एक उसमें रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था। सो नुकता ये है कि हमारी मिक्स फीलिंग है, यानी हमने ये भी देखा कि हमने 370 प्लस चेस किया, जिसमें शान मसूद और यूनुस खान ने बड़ा जबरदस्त खेला था। फिर लास्ट ईयर अब्दुल्ला शफीक का जो 100 था, अनबीटन 100 था, और तो हमारे दोनों फीलिंग्स है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बैच ऑफ प्लेयर्स हमारे काफी कॉन्फिडेंट हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये करेंगे। और अब तक टर्न जो हमने देखा है पिच में, ठीक है, बीच बीच में कुछ गेंदें बाउंस करती हैं, टर्न करती हैं, वरना नॉर्मली स्लो टर्न, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न नहीं है जो क्या मैनेजेबल ना हो। जो प्लेयर आके टाइम ले लेता है उसको प्रॉब्लम इतनी ज्यादा नहीं होती है, यानी तो इसलिए मैं समझता हूं कि अभी भी बैटिंग के लिए इतनी बुरी कंडीशंस नहीं हुई, अगर आप थोड़ा अपने आप को अप्लाई करें या मेरिट पर खेलें। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। दूसरा ये कि जो पेसर्स में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा, जो पहली इनिंग्स थी ना, देखिए उसमें मॉइस्चर था, बारिश भी होती है, गोल में बहुत ज्यादा मॉइस्चर था, पिच में फ्रेश पिच थी। तो आपने देखा जब पाकिस्तान ने पहले 2 घंटे में, यानी जो पहला सेशन था इस मैच का पहले दिन का, उसमें मूवमेंट थी, बाउंस था, बॉल निकल रहा था। इवन जब पाकिस्तान ने 4 आउट किए, बल्कि जब श्रीलंका ने बॉलिंग शुरू की तो विश्वा फर्नांडो का पहला ओवर बहुत ही कमाल था। लेकिन देखा कि दूसरे दिन में मिड के बाद फिर वो पिच में से वो मॉइस्चर निकल गया, वो जान निकल गई, और पिच और स्लो और सॉफ्ट होता गया, जिसकी वजह से पेसर्स जो है आपने देखा होगा उसके बाद स्पिनर्स ने आउट किए, पेसर्स की डोमिनेंसी उस तरह से नहीं रही है, स्पेशली टॉप में। ये एक वजह थी कि आपके जो पेसर्स जो है, आपको ओवरऑल श्रीलंका की भी आप देखा होगा कि उस तरफ से डोमिनेंट विकेट नहीं ले सके हमारे पेसर्स भी, क्योंकि हेल्प खत्म हो गई थी।
इतना टाइम था सऊद शकील के पास से वो बैटिंग कर रहे थे कि जब पीछे बैकफुट पे गेंद आता था ना, उस पे पहले वो आते थे पूरा बैकफुट पे तैयार हो जाते, उसके बाद वो अपना बैट प्रेजेंट करते थे, यानी बहुत टाइम तक तमाम आपने देखा होगा। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसमें ये है कि जो धनंजय डिसल्वा क्यों रन्स करके, मेरा ख्याल है कि उनकी पहले उनको तारीफ उनकी बनती है कि उन्होंने बहुत अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेली, मुश्किल जगहों से श्रीलंका को वो थोड़ा बेहतर जगह पे लेकर आए, लेकिन हमने उनको सही रीड नहीं किया हुआ, ये भी एक अपनी जगह फैक्टर है। देखिए, एक वो ऐसे प्लेयर हैं जो स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका बैट इस तरह का, उसका बैट स्विंग ऐसा है। ये पहले इनिंग्स में उनको बाउंसर पे ट्राई करते रहे, वो उनका प्लान फेल हुआ। जब ऐसा प्लेयर होता है जो स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा होता है, उसको हमेशा आप स्टंप्स के अंदर आगे अर्ली ऑन, जब कोई भी प्लेयर सेट नहीं होता, उसको आगे लेंथ पे आप फास्ट बॉलर से गेंद करवाते हैं। स्पिनर पे वो बहुत कंफर्टेबल है, वो टांग रख के स्वीप भी मार देते हैं, सीधा भी मार देते हैं, फीट भी यूज करता हुआ देखा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको शुरू में इनफ अगले लेंथ पे स्टंप्स के पास टेस्ट नहीं किया गया जहां पे वो स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्लेयर फुल फेस ऑफ द बैट नहीं प्रेजेंट करता, वो हाफ फेस करता है, तो वहां वो ट्रैप हो सकता है। मेरा ये ख्याल है कि यहां पे थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश पाकिस्तान के लिए। और नुमान अली वाली जो आपने बात की, उसको जल्दी से रैप अप करता हूं। देखिए, तजुर्बा तो नुमान अली के पास है। आज उन्होंने क्या किया कि थोड़ी उनका प्रॉब्लम यह है नुमान का कि वो बहुत फ्लैटर ट्रेजेक्टरी से बॉल करते हैं, क्योंकि उनका जो ये हैंड है ये ज्यादा एक्सटेंड नहीं होता है। उनका एक्शन ऐसा है कि वो यहां से बॉल डिलीवर करते हैं छोटे हाथ के साथ, यानी लो हाइट से। जब आप लो हाइट से गेंद फेंकते हैं तो उसमें यह होता है कि आपकी फ्लाइट कम होती है और वो थोड़ा तेज तेज गेंद करते हैं, तो उसमें मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिर उनका एक्शन ऐसा है कि वो इसमें पिच में मारते नहीं है, इसको स्पिन में मारना कहते हैं। जो प्लेयर अक्सर पिच होती है इसमें जो मार के करता है ना, वो ज्यादा हासिल करता है पिच से, तो वो थोड़ा इस तरह से तेज करते हैं, लेकिन वो स्किड हो जाता है ज्यादा उनका बॉल। तो इस वजह से आज उन्होंने थोड़ा सा फ्लाइट भी दिया, एक्यूरेसी अच्छी थी, हल्का हल्का टर्न लेकर उन्होंने तंग किया। जैसे कोशल मेंडिस था, उन्होंने वो गलत लाइन में खेल के पीछे चले गए, वो गए स्लाइट सा टर्न हुआ, आउट हो गए। मैथ्यू को बहुत अच्छा आउट किया, छोटा टर्न हुआ लेकिन जगह से हुआ, उन्होंने आउट किया। लेकिन मैं फिर भी बात ये कहूंगा, वेरी गुड नुमान अली, आप शाबाश है, लेकिन मैं अब भी कहूंगा अगले टेस्ट मैच में नवाज को खेलना चाहिए। ही इज बेटर इन मेनी वेज। उस पर फिर बात करेंगे आगे जाके कि क्यों है। मेरी जाती राय है कि अगले टेस्ट में नवाज ही को खेलना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल ऐड करेंगे। मैं नुमान के हवाले से आपसे सवाल भी करूंगे। हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। स्टे विद अस। शो नुमान अली के हवाले से बात हो रही थी और इसमें बहराम कुछ ऐड करना चाहते थे। बहराम, मैं स्ट्रेट अवे आपकी तरफ आऊंगा, बताइएगा नुमान के हवाले से आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी, नुमान के हवाले से भी ऐड करना चाहता, साथ जरा प्रभात जयसूर्या की भी बात करना चाह रहा था, क्योंकि दोनों देखें सिमिलर ट्रेड है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स है, मगर थोड़े डिफरेंट किस्म के हैं। आई थिंक एम्बर ने बड़ी अच्छी तरीके से पॉइंट आउट किया कि नुमान अली जरा फ्लैटर ट्रेजेक्टरी से बॉल कराते हैं, एंड समटाइम्स दैट वर्क्स फॉर हिम, समटाइम्स इट डजंट। बट थर्ड इनिंग्स में अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें टेस्ट मैच की तो बेस्ट है, चौथी में बल्कि काफी खराब है, तीसरी में अच्छा है। आई एम नॉट श्योर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, बट आई वुड अग्री कि मोहम्मद नवाज को ही आखिरी टेस्ट मैच मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जरा ज्यादा कुछ ऑफर करते हैं, आपको थोड़ी यूथ भी ऑफर करते हैं, फील्ड के अंदर इज एन एसेट एज वेल। बट हाँ, नुमान अली ने डेफिनेटली थोड़े लोगों को साइलेंस तो किया यहाँ पे, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल वर क्रिटिकल, और ठीक है क्रिटिक्स भी गलत नहीं थे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस अप टू द मार्क नहीं रही हैं, मगर आज जो उन्होंने सुबह सुबह 3 विकेटें पाकिस्तान को लेकर दी, दे कुड गो लॉन्ग वे टुवर्ड्स सिक्योरिंग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। बाकी प्रभात जयसूर्या जरा डिफरेंट किस्म के लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, वो अपना जब मार्क पकड़ लेते हैं तो ही डजंट रियली गिव यू एनीथिंग ओवर देयर, कंसिस्टेंटली वहीं पे कराते जाते हैं, बॉल को थोड़ा और लूप भी देते हैं। बट हमने जिस तरह पाकिस्तानी बैटर्स ने उनको खेला, खास तौर पे साउद शकील और सलमान अली आगा, जिस तरह उन्होंने क्रीज का इस्तेमाल किया, कदमों का इस्तेमाल कर निकल कर उनको खेला, काउंटर अटैक किया, और कभी भी सेट नहीं होने दिया, उनकी लेंथ को भी सेट नहीं होने दिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इफ यू अलाउ प्रभात जयसूर्या टू सेटल एट गॉल, उनका रिकॉर्ड जो है इस ग्राउंड पे, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वो फिर आपको अकेला ही खा जाते पूरी तरीके से। मगर पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से उनको काउंटर किया, और मेरे ख्याल से इस पे बहुत ज्यादा बात करनी बनती है, क्योंकि श्रीलंका का ट्रम्प कार्ड थे प्रभात जयसूर्या, और पाकिस्तान के खिलाफ भी पिछले साल टेस्ट सीरीज में जो दोनों मैच गोल में हुए थे, 4 इनिंग्स में 17 विकेट्स थी इनकी, तो काफी सक्सेसफुल रह चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ भी। और मेरे ख्याल से इस मैच में भी अगर आप देखें तो अब्दुल्ला, बाबर और सरफराज को तो आउट कर दिया था। सो द वे साउद शकील एंड सलमान अली आगा काउंटर्ड हिम, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तारीफ करनी चाहिए उसके लिए इनकी। और अगर पाकिस्तान इस वक्त इस सिचुएशन में है अभी, तो वो ये जो बैटल जीती है ना प्रभात जयसूर्या के खिलाफ, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। ठीक,
अच्छा ये बताएं कि एमर अफरीदी के हवाले से, शाहिन शाह अफरीदी, आज लेटर ऑन उनको विकेटें मिली है, रैपापुरी ने किया, लेकिन इसके अलावा हमने देखा है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे थे, 4 से अबव उनका इकोनॉमी रेट था। इसकी क्या वजह थी? देखिए, एक तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो 1 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, बीच में कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि और फिर इस पिच में ये कोई फास्ट बॉलर के लिए श्रीलंका बहुत ज्यादा जाना नहीं जाता। बहुत कम होता है कि श्रीलंका में कभी कभी पिच मिलता है जिसमें थोड़ी सी सीम मूवमेंट होती है, कोई सपोर्ट होती है, लेकिन वो कम होता है, कम देखने को मिलता है। तो कोई फास्ट बॉलर के लिए पैराडाइज विकेट नहीं है। तो जिस तरह से मैं कहूंगा कि शाहीन ने पहला स्पेल किया था पहले दिन में, वो उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, और फिर यह कि बीच में इतनी सपोर्ट नहीं थी। और फिर जो आप ये कहते हैं ना कि मेरा ख्याल है कि जितना खेलेंगे हसनैन उतना बेहतर होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। ही इज वेरी गुड। और बहुत सबसे अच्छी बात जो शाहीन अफरीदी की है ना हसनैन, वो मतलब ही इज पैशनेट टू प्ले क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। जब खबरें मीडिया में गर्दिश कर रही थी कि यार शाहीन अफरीदी शायद मिस करेंगे, तो उन्होंने फौरन से लगाया कि नहीं, मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं। ईगर नजर आ रही थी उनके अंदर कि हाँ भाई, मैं टेस्ट क्रिकेट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं कि मैं एक सुपरस्टार बन गया तो मैं सिर्फ लीग क्रिकेट खेलूंगा। ही इज ईगर टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। और बहुत अच्छी बॉलिंग की, हाँ कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश जरूर है और वो रहती है हमेशा, लेकिन मुझे फर्म यकीन है शाहीन अफरीदी के कि जिस तरह वो ये लंबा फॉर्मेट खेलते चले जाएंगे इंशाल्लाह आप उनको मजीद जो है वो बेहतरी की तरफ उनको जाता हुआ आप देखेंगे। बैराम, ये बताइएगा कि आगा सलमान के ऊपर बहुत सारे सवालात होते थे, कल भी हमने प्रोग्राम में इस हवाले से सवाल भी किया था। बाबर आजम के साथ दोस्त हैं, पर्ची है, फलां है, लेकिन आगा सलमान की जो यूटिलिटी है स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में भी, वो अब कम होने का नाम नहीं ले रही। अब देखें कि विकेट्स भी उन्होंने ले लिए और अच्छे खासे रन्स भी कर रहे हैं, और हमेशा से जब पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आता है तो आगा सलमान आके पाकिस्तान को रेस्क्यू करते हैं। ये मुझे तो सबसे पहले ये बात समझ नहीं आती यार कि जो भी कोई होता है उसको बाबर का दोस्त बना देते हैं और पर्ची बना देते हैं। जरा इस नैरेटिव से निकलें सारे पाकिस्तान में। मेरी दरख्वास्त है सबको कि अपनी टीम को सपोर्ट करें, अपने एथलीट्स की इज्जत करना सीखें। वी शुड बी रिस्पेक्टिंग आवर एथलीट्स, क्योंकि जैसी भी परफॉर्मेंस हो अल्टीमेटली उनने वो तारा पहना हुआ अपने यहाँ पे चेस्ट पे, और एक बहुत एजाज की बात है कि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज एम्बेसडर्स ऑफ दिस नेशन। तो ये वाली जो दोस्तों और पर्चियों वाली बातें हैं, प्लीज इससे सब निकल आए। बट खैर, going forward with your point, I think Salman Ali Agha provides brilliant utility in this test team, खास तौर पे एशियन सर्फेसेस पे, क्योंकि फिर उनकी ऑफ स्पिन भी हैंडी हो जाती है। और we've seen how आज के दिन में उन्होंने 2 बहुत क्रूशियल ब्रेक थ्रूज लेकर दिए। पहली इनिंग्स में भी एक बहुत अच्छे वक्त पे पाकिस्तान के लिए दिन के एंड पे क्रूशियल ब्रेक थ्रू लेकर दिया। 3 विकेट्स इन द गेम। ही इज मोर देन अ हैंडी ऑफ स्पिनर, डेफिनेटली प्रूविंग टू बी वन। और बैटिंग में अगर आप देखें तो काफी अच्छा काउंटर अटैक करते हैं, स्पिन को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। मेरे ख्याल से हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होना चाहिए पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में। जिस तरह अब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच होता है तो वहां शायद मैं सलमान अली आगा को मत खिलाऊं, मगर एशिया में अगर टेस्ट मैच होता है तो मेरे ख्याल से वो तो इंडिस्पेंसिबल बन चुके हैं अब आपके लिए, क्योंकि सारे फैसेट्स ऑफ द गेम में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डर भी जबरदस्त हैं वो, और एक जो एनर्जी लेकर उतरते हैं ना, वो जिस तरह के वो कैरेक्टर लगते हैं, पॉजिटिव, समवन हु इज गुड टू बी अराउंड। ड्रेसिंग रूम में मेरे ख्याल से अच्छा माहौल भी रखते होंगे, सिर्फ अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं आपको सलमान अली आगा के बारे में। मेरा भी जितना इंटरेक्शन रहा है बड़ा पॉजिटिव रहा है सलमान अली आगा के साथ। ही ऑलवेज हैज अ वाइड स्माइल ऑन हिज फेस। तो मेरे ख्याल से ही इज बीन अ ब्रिलियंट एडिशन टू पाकिस्तान टेस्ट टीम। अगर आप पिछला सीजन देखें पाकिस्तान का तो वैसे यादगार नहीं रहा होगा, मगर सलमान अली आगा और साउद शकील और इवन अब्रार अहमद, इस तरह के कुछ हीरे मिले हैं पाकिस्तान को, जो कि मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। एंड पाकिस्तान को इनको बैक करना चाहिए। और या मेरे ख्याल से ये बहुत ही खुशाइन बात है पूरे मुल्क के लिए। अच्छा एमर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा, सलमान अली आगा के बारे में मैं आपका प्लेटफॉर्म यूज करते हुए, शुरू में जब ये आए तो मुझे थोड़ा सा एतराज था जब ये पाकिस्तानी टीम में आए थे। मेरा उस वक्त ये नुक्ता निगाह था कि यार इनसे कुछ बेहतर प्लेयर मौजूद हैं, जैसे उस्मान सलाउद्दीन, या मैं इस तरह की बात किया करता था। और मैंने कुछ मेरे प्रोग्राम में भी आप जी बिल्कुल, मैंने कुछ क्रिटिसिज्म भी किया, लेकिन आई लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा खेला और मैंने इसका इजहार भी किया कि वो बहुत अच्छा खेले पाकिस्तान के लिए। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और जो अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ प्लेयर है, देखने में खूबसूरत नहीं लगते खेलते हुए आपको, स्पेशली फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा इशू होता है। यानी ऐसा प्लेयर नहीं है जो आप कहेंगे कि जैसे बाबर आजम खेलते हैं तो आई कैचिंग, या अब्दुल्ला शफी खेलते हैं, या सऊद शकील खेलते हैं। लेकिन जो चीज
इनको बाकियों से बेहतर बनाती है वो इनका कॉन्फिडेंस ऑन इस गेम, और वो ड्यू टू द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्योंकि काफी ये भी सीजन लगा कर आए हैं। दूसरा, बहादुर हैं, ब्रेव हैं, यानी स्पिनर पे हालांकि इनके हाई बैकलिफ्ट है, हाई बैकलिफ्ट के प्लेयर्स को यूजुअली स्पिनर्स के खिलाफ प्रॉब्लम होता है, लेकिन इन्होंने बड़ा जबरदस्त अपना मेथड अडॉप्ट किया हुआ है, कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं, स्वीप करते हैं और ये चार्ज करते हैं स्पिनर को, तो जिसकी वजह से ये डोमिनेट करते हैं। हालांकि कोई टेक्निकली बहुत सॉलिड नहीं है, लेकिन चूंकि ये ब्रेव हैं और उन्होंने अपनी ब्रेवरी की वजह से ये बॉलर्स, इससे पहले कि बॉलर इन पे हावी हो, ये बॉलर पे हावी होने की कोशिश करते हैं, स्पेशली स्पिनर्स के खिलाफ, और यही इनकी कामयाबी की बड़ी वजह है। और ओवरऑल अब जिस तरह से पहले जब लास्ट ईयर ये पहली बार सिलेक्ट हुए थे, खेले थे पाकिस्तान के लिए, तो उस वक्त थोड़े नर्वस दिख रहे थे, लेकिन अब चूंकि उनको टाइम हो गया करीब करीब 1 साल का पाकिस्तानी टीम के साथ, तो इस टूर में बहुत कॉन्फिडेंट दिखे। जो उन्होंने बैटिंग में स्पेशली मास्टर क्लास दिखाई सऊद शकील के साथ मिलके, वो तो बहुत ही कमाल थी। और फिर अब वो बहुत यूटिलिटी प्लेयर बन गए, अच्छे फील्डर हैं, अच्छे टीम मैन हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग पार्ट टाइम अच्छी कर लेते हैं, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बेहतरीन इजाफा है पाकिस्तानी टीम में, और मैं 110% जो बैराम के साथ एग्री करूंगा कि फास्ट बॉलर पे हमने देखा है कि थोड़ी उतने अच्छे नहीं है जितने स्पिनर्स पे हैं। तो ये इसको कहते हैं अपने रिसोर्सेज का पता होना। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो यकीनन आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं, लेकिन यह कि जहां भी आपको फ्लैटेड विकेट्स हैं, ज्यादा बाउंस नहीं है, तो वहां पे व्हाई नॉट। सलमान अली आगा स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत जबरदस्त प्लेयर है। बैराम 131 रन अब पाकिस्तान ने बनाने हैं और पूरा एक दिन पाकिस्तान के पास है। फिर आपको ये भी पता है कि वेदर रिपोर्ट्स भी आखिरी दिन के हवाले से कुछ हौसला अफजा नहीं है। सो होगा क्या अगर लेट्स सपोज वेदर ठीक होता है तो पाकिस्तान ये आसानी के साथ चेस कर लेगा। अगर पाकिस्तान कुछ गलतियां नहीं करता तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट लग रहा है। देखें, लग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट और चेसिंग टोटल्स का एक ऐसा रिश्ता है क्रिकेट के अंदर कि आई डोंट थिंक इट कैन एवर बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी सपोर्टर्स हैं वो अच्छे तरीके से जानते होंगे ये, और वो भी एक कीन नजर के साथ इसको देख रहे होंगे। थोड़ा सा डर भी होगा, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, होता है हमेशा। मगर हाँ, अगर आप इस टीम की परफॉर्मेंस देखें ओवरऑल, पिछले साल की जो परफॉर्मेंस थी गॉल पे जब टेस्ट मैच जीते, उसको मद्देनजर रखें, एंड द वे द सर्फेस इज बिहेविंग, इस तरह की विकेट नहीं लग रही जहां पे पाकिस्तान 130 रन भी ना कर पाए। हाँ, अगर 150 से ऊपर स्कोर चला जाता तो मैं वाकई काफी खौफजदा हो जाता कि शायद पाकिस्तान ये ना कर पाए। श्रीलंका के पास भी अच्छा चांस है जीतने का, मगर 130 थोड़े मुझे कम लग रहे हैं। बाकी जहां तक बारिश की बात है, स्कैटर्ड शावर्स अगर रहे तो कोई मुझे मसला नहीं है, कोई डर भी नहीं है, क्योंकि अगेन आई विल गो बैक टू द गॉल का ग्राउंड स्टाफ। इतने जबरदस्त तरीके से ये लोग करते हैं अपना काम कि कुछ ना कुछ क्रिकेट निकल ही आएगी, और पाकिस्तान को ज्यादा सेशंस चाहिए नहीं है टारगेट चेस करने के लिए। खास तौर पे अगर आप उनके टेम्पो को देखें इस मैच में, जो कि काफी इंटेंट वाला नजर आया है एंड रन स्कोरिंग पे खासी तवज्जो दी गई है, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान आर वेरी वेल प्लेस्ड के मैच जीते। बल्कि आज भी दिन खत्म होने से पहले मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ थोड़े बहुत और रन कर लें, ताकि बस 100 तक चाहिए हो पाकिस्तान को कल में। और फिर अगर बारिश आ भी जाती है, 3 में से 1 भी सेशन मिल जाता है पाकिस्तान को, तो दैट वुड बी इनफ आई बिलीव। क्योंकि देखें, पाकिस्तान ने चेसेस तो किए हैं श्रीलंका के खिलाफ काफी सक्सेसफुल। मेरे ख्याल से एक वो अबू धाबी वाला था या दुबई था, 350 और चेस किया था, बड़ा तेज किया था, सरफराज ने आकर मारा था, अजहर अली ने ऊपर सेंचुरी की थी शायद, और फिर मिसबा ने भी नीचे आकर तेज रन किए थे। बड़ा एक जबरदस्त मैच पाकिस्तान जीती थी। डेव वॉटमोर का फाइनल मैच एज कोच था वो, और मिसबा ने वो मूंछों वाली सेलिब्रेशन की थी। उसके अलावा पाले के लिए 2015 जब शान मसूद और यूनुस खान ने पार्टनरशिप लगाई, 374 चेस किया, शायद पाकिस्तान की तारीख में आज तक पाकिस्तान का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस है वो टेस्ट क्रिकेट में। एंड देन लास्ट ईयर 350 जब चेस किया गॉल में अब्दुल्ला शफीक की मैराथन इनिंग्स के बाद। तो आई थिंक कि अगर कोई एक ऑपोजिशन है इस वक्त जिसके ऊपर पाकिस्तान का, जिसके खिलाफ पलड़ा कहते हैं, जिसको भारी है, वो शायद श्रीलंका है। और इवन दो आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, श्रीलंका से फाइट बैक मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करता हूं, और वो तंग करेंगे पाकिस्तान को। आई थिंक ये टारगेट अचीव कर लेना चाहिए। कन्वेंशनल विजडम यही सजेस्ट करती है कि पाकिस्तान को चेस कर लेना चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटे का ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एशिया कप के हवाले से भी बात करेंगे, फिर इमर्जिंग एशिया कप के मैचेस भी जा रही हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, और एक सवाल एमर से भी करेंगे कि 131 रन से अब ये क्या समझते हैं कि चेज होंगे या नहीं होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। एमर, स्ट्रेट अवे मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है। एक तो बताइएगा कि 131 रन जो है हमने वो किस तरह इजीली चेस कर लेंगे या नहीं। दूसरा ये बताइएगा कि एक भारी भरकम टीम हमने इमर्जिंग एशिया कप में भेजी थी जिसमें तकरीबन 7 इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे, लेकिन आज जब इंडिया के साथ उनका मैच आ गया
नेपाल के साथ या कुछ जो यूएई के साथ तो हमने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन इंडिया के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस इतनी दीदी नहीं है और जो टॉप ऑर्डर है हमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है एक दफा फिर। अच्छा, पहले पाकिस्तान पे बात करते हैं। देखिए, हम तो एक नेक शगुन ही रख सकते हैं कि पाकिस्तान की ये टीम काफ़ी कैपेबल है, कॉन्फिडेंट भी है, और जब जिस तरह से पहली इनिंग्स में उन्होंने करके दिखाया तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि कोई ड्रामा, जो माजी में हमने बहुत ड्रामा देखे, अचानक से कोलैप्स हो जाता था पाकिस्तान का, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये बेहतर तरह से चेस करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बड़ी पॉजिटिव उम्मीद है पाकिस्तानी टीम से, और इंशाल्लाह उनको वही ब्रांड खेलना चाहिए, उनको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना, वही ब्रांड खेलना चाहिए जिस तरह से शान ने चार्ज किया था, यानी प्रॉपर कैलकुलेटेड रिस्क। मैं ये नहीं कहूंगा अंधाधुंध रिस्क, कैलकुलेशन के साथ रिस्क, और जो डोमिनेंस है, एग्रेसिव है, वही खेलेंगे तो हावी नहीं होने देंगे स्पिनर्स को, और यही एक बेहतरीन तरीका है। वरना अगर आप स्पिनर को लाइन एक बार सेट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इमर्जिंग एशिया कप में आते हैं, आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। रिगार्डलेस पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है, आप ये देखिए कि मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही गलत सिलेक्शन हुई थी इसमें, क्योंकि इमर्जिंग का मतलब है कि आपने इमर्जिंग खिलाड़ियों को भेजना है। आपने ऐसे खिलाड़ियों को नहीं भेजना है जो कि पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड में सिलेक्ट होते हैं, टेस्ट स्क्वाड में सिलेक्ट होते हैं, या बहुत एक्सपीरियंस डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, इवन उनको भी नहीं भेजना। आपने इमर्जिंग का मतलब ही इमर्जिंग है, ठीक है। एक अदद आपने कर दिया तो ठीक है। आपने इंटरनेशनल प्लेयर सारे डाल दिए, शाहनवाज दानी भी हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर भी इस टीम का हिस्सा है, कामरान गुलाम टेस्ट क्रिकेट की दस्तक देने दरवाजे पे, उसको भी आप इवन जो नौजवान बच्चों को डाल सकते थे। और ऑन टॉप ऑफ दैट, यार मुझे नहीं समझ आती, नया सऊद शकील पता है कौन है आपको इमर्जिंग क्रिकेट में? वो कासिम अकरम है। मुझे नहीं समझ आती वो क्या ऐसा करके दिखाए आपको कि यार कोई अंधे हैं, मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूं, या कोई सेंसलेस है आपकी मैनेजमेंट, कोई सिलेक्शन। अच्छा, जो मर्जी सिलेक्शन हो, ओ भाई कासिम अकरम जो है, आप उसका अंडर 19 करियर फॉलो करें, अंडर 19 लेवल पर परफॉर्म करता है, डोमेस्टिक क्रिकेट में आके सारे फॉर्मेट्स में परफॉर्म करता है, पाकिस्तान के ए टूर में जाके परफॉर्म करता है। आप ये देखिए आप कर क्या रहे हैं उसके साथ। वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, आपकी मैनेजमेंट हर टूर में उसको लेट ऑर्डर, कभी उसको छठे नंबर, कभी 8वें नंबर, कभी 9वें नंबर, कभी 7वें नंबर पे खिला रही है, और आज भी फिर वो काम हुआ है। यानी उसको जाके छठे 7वें नंबर पे आप कासिम अकरम को खिला रहे हैं। अल्लाह के बंदो, लोग जो क्रिकेट के संजीदा हल्के वो कह के थक गए कि कासिम अकरम इज अ आउटस्टैंडिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। पिछले मैच में उसने बॉलिंग में करके दिखाया, बॉलिंग तो उसकी स्किल है ही है, लेकिन जो उसका मेन स्किल है वो उसकी बैटिंग है, और वो प्रॉपर बैट्समैन है। आप उसको इतने पीछे खिला रहे हो, ऊपर से आपका कोलैप्स होता है, इंडिया के स्पिनर लगते हैं आप लोगों के बैट्समैन हवास बाख्ता हो जाते हैं, और कासिम अकरम फिर नीचे से आके आपको बचा के जाता है और 48 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल के देता है, और फिर बताता है आई एम द क्वालिटी प्लेयर, आई कैन बॉल ऑफ स्पिन, आई एम अ गुड फील्डर, आई एम अ गुड ब्रेन, आई एम अ गुड बैट्समैन। लेकिन आप लोगों को फिर नहीं कि आपने कोई कसम खाई हुई है कि इसको हमने पावर हिटर बनाना है। वो भाई वो पावर हिटर नहीं है, इज अ प्रॉपर बैट्समैन। खुदा का वास्ता है उसको नंबर 4 नंबर 5 पे खिलाएं, ये वहां का प्लेयर है, ये आपको 100 करके देने वाला प्लेयर है। आपने पिछले अंडर 19 वर्ल्ड कप में नहीं देखा आपको किस तरह खेल रहा है? पता नहीं आपकी आंखों में कोई पर्दा पड़ गया है, आप अकल के अंधे हो गए। पता नहीं कैसे लोग हमारी मैनेजमेंट में, यार ये क्या प्लानिंग करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। बहराम, साइम अयूब एक बार फिर फेल हुए, 11 गेंदों पर 0 रन। साहिबजादा फरहान 35 रन बना के आउट हुए। उमैर बिन यूसुफ वंस अगेन फेल। हसीबुल्ला 27 रन बना के आउट हुए। 15 रन बनाए कामरान गुलाम ने, और हारिस जो कि आपकी मेन टीम में कभी वन डाउन आते हैं, कभी ओपनर आते हैं, वो यहाँ पे जो है 5वें 6ठे नंबर पे आ रहे हैं। सो ये मैंने पहले भी देखा था जब हम जिम्बाब्वे गए थे कि हमारी शाहीन्स जो है या इमर्जिंग एशिया कप में जो सेकंड टियर की टीम जाती है, उसके नंबरों के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जाता है कि मतलब ये मजाक कब तक चलता रहेगा। हमने तो तसलसल के साथ इन प्लेयर्स को चेक करना है पोजीशन बाई पोजीशन, ताकि अगर कल बाबर आजम इंजर हो या फिर मोहम्मद रिजवान हो तो हमारे पास बैकअप का बंदा मौजूद हो उस पोजीशन के लिए। देखें, चलें, रिजल्ट पाकिस्तान की तरफ शायद ना गया हो। सबसे पहले तो मैं वी स्टिल डोंट नो दैट शायद पाकिस्तान मैच जीत जाए, तकरीबन 200 तक तो पहुंच ही गए थे। और कासिम अकरम ने पंजा भी लगाया पिछले वाले मैच में। देखें, इंडिया की भी ए टीम से आप काफी अच्छा टैलेंट एक्सपेक्ट करते हैं, ये तो कोई हल्की टीम तो नहीं हो सकती। आई वुड से कि यूएई और नेपाल और इस तरह की टीमों से तो कई दर्जे ऊपर होगी इंडिया की टीम। मगर हाँ, आप कह सकते हैं कि कुछ अंडर यूटिलाइजेशन है, खास तौर पे जैसा अमर भाई ने बोला कासिम अकरम की। इट सीम्स लाइक जिस टीम के लिए भी वो खेलते हैं थोड़े अंडर यूटिलाइज्ड रहते हैं वो। अभी भी हमने देखा जब जिम्बाब्वे गई पाकिस्तान तो बड़ा देर में मौका मिला, जैसे ही मौका मिला उन्होंने परफॉर्म कर दिया। पीएसएल में तो कराची किंग्स की तरफ से उनको मौका मिलता ही नहीं है, और वो बहुत ही डिसहार्टनिंग टू सी है, क्योंकि आपके अंडर 19 के कप्तान थे। आप खुद कराची किंग्स का जो सोशल मीडिया इनको मार्केट कर रहा होता है स्टार बॉय के नाम से, तो स्टार बॉय को आप खिलाते तो हो नहीं। यही अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि
कासिम की थोड़ी अंडर यूटिलाइजेशन कंटिन्यू हो रही है अब ए टीम के साथ भी, एंड दे शुड रियली पुल अप देयर सॉक्स एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, क्योंकि ये हैं एक काफी अच्छे टैलेंट आपको मिले हुए हैं, और ही हैज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम एज वेल, ही हैज अ डिसेंट क्रिकेटिंग ब्रेन, और अभी वो यंग हैं तो उनको अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस देकर ग्रूम करना चाहिए, उनका बूस्ट करना चाहिए कॉन्फिडेंस और मोराल। बट या ही डिड वेल अगेन टुडे, और पिछले मैच में जितना पंजा लगाया, मेरे ख्याल से ये लड़के सारे अच्छे हैं, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, कासिम अकरम, हसीबुल्लाह, even Kamran Ghulam I think is a decent limited overs player, maybe ODI में बेहतर है, वो T20 में शायद उतने अच्छे ना हो जितने ODI में, मगर उनका अगर आप लिस्ट रिकॉर्ड निकाल कर देख लें तो आपको नजर आ जाएगा कि वो काफी काबिल बैट्समैन है। तो शायद ओवर रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए हमें, अब सबकी जाती राय है, किसी ने क्रिटिकल होना तो ऑब्वियसली हो भी सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है इस मैच में दस फार, बट मेरे ख्याल से कि अगर इन्हीं लड़कों को आप बैक करते रहेंगे फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम तो दे विल कम गुड। तो यहाँ पे पैदा होता है कि हमने तसलसल के साथ किसी भी, हमने कल आपको खिलाना है तो आपको तसलसल के साथ एक पोजीशन पे तो हम जो है ना आपको बार बार मौका दें। लेट्स सपोज आप एक दिन वन डाउन आ रहे हैं, दूसरे दिन चौथे नंबर पे आ रहे हैं, तीसरे दिन पांचवें नंबर पे आ रहे हैं, तो फिर वो तसलसल तो ना रहा ना, ठीक है सारे बिल्कुल वो नहीं रहा, कोई कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट की खराबी तो है ना। बिल्कुल कंसिस्टेंट नंबर पे जब आप बैटिंग नहीं करते तो आपको इसका फायदा नहीं होता, अनलेस आप कोई अनरियल टैलेंट हो, जिस तरह मोहम्मद हारिस ऐसे एक प्लेयर है जो मेरे ख्याल से किसी भी पोजीशन पे बैट कर सकते हैं, खासतौर पे T20 क्रिकेट में हमने देखा किस तरह वो आकर खेलते हैं, लेट आए इनिंग्स में, शुरू में आ जाए पावर प्ले में, उनका जारहाना अंदाज वही रहता है, एंड ही इज इफेक्टिव एज वेल। बाकी आई थिंक ODI क्रिकेट में क्योंकि वो एक पाकिस्तान टीम में भी अपना नाम बनाना चाह रहे हैं और वहां पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके लिए लोअर ऑर्डर में आएगी, लोअर मिडिल ऑर्डर में, शायद ये वजह हो जिसकी वजह से वो नीचे आ रहे हैं उसके अंदर, दैट वुड मेक सेंस टू मी। बट हाँ, आपने जो सलमान अली आगा वाला पॉइंट बोला था कुछ देर पहले तसलसल के हिसाब से कि देखें, आई थिंक अमर भाई ने बोला था कि लास्ट ईयर ही डिडंट लुक दैट कॉन्फिडेंट इन श्रीलंका, और इस साल अगर आप देखें तो इट सीम्स लाइक ही बिलोंग्स। तो इसलिए कहते हैं कि कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम्स जब आप किसी प्लेयर को देते हो और उनको बैक करते हो और उनको वो उनकी हौसला अफजाई करते हो कि नहीं आप ही खेलोगे, आपके अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली दे आर एबल टू ब्रिंग आउट देयर बेस्ट, और फिर वो उनको आसानी पैदा होती है उनके करियर के अंदर, और यूर पोजिशनिंग देम और सेटिंग देम फॉर सक्सेस। तो इस चीज को ज्यादा देखना चाहिए हमें जरा, पाकिस्तान में इसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं रही हुई, और जफर गौहर एक और मिसाल है, एक टेस्ट खेले हुए हैं आपके वो न्यूजीलैंड में भी, वो भी क्राइस्ट चर्च में, जहाँ पे बॉलिंग स्पिन बॉलिंग को फेवर नहीं कर रही थी कंडीशंस, तो उसके बाद आपने उनको डिस्कार्ड कर दिया और अब आपकी वो टीम के दूर दूर तक नजर नहीं आता है, हालांकि यहाँ हो सकते थे, वो इस स्क्वाड में हो सकते थे। सो यस, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन मैं 100% एग्री करूंगा, बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट सिलेक्शन बट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू योर रोल विद इन द टीम। ठीक, इमर एशिया कप का स्केड्यूल जो है वो आज पहुंच आएगा, आपको पता है? अच्छा, एशिया कप के स्केड्यूल में बात करते हैं, छोटी सी एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था इसमें। देखिए, आपको सबसे पहले ये अंदाजा होना चाहिए हसनैन कि आपका रिसोर्स का टैलेंट क्या है। जैसे आज का आप बैटिंग ऑर्डर में देखेंगे, हारिस की गेम को अंडरस्टैंड हम सारे करते हैं ना, ठीक है, हारिस को अपने डिफेंस की वजह से तो नहीं जाने जाते, हारिस किस वजह से जाने जाते हैं? अपने स्ट्रोक प्ले की वजह से। तो जो आज आपकी सिचुएशन थी, जिस तरह का पिच है, सब दोनों टीमों ने स्पिनर ज्यादा खिलाए हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, तो पॉइंट इज दैट कि यार इसका मतलब है कि स्पिनर सपोर्ट और फिर आपकी विकेट्स गिरना शुरू होंगे। जब विकेट्स गिरना शुरू होंगी तो आप एक स्टेबल बैट्समैन को भेजेंगे या फिर आप एक ऐसे प्लेयर को भेजेंगे जो कि हिट या जो कि एग्रेसिव खेलता है, आप प्रॉपर बैट्समैन को भेजेंगे ना। तो आज के बैटिंग ऑर्डर में कॉमन सेंस ये कहती थी कि भाई कासिम अकरम हारिस से ऊपर बैटिंग करने आएंगे और कासिम अकरम को हमें थोड़ा लंबा लेके जाए और फिर हारिस आके कैश इन करेंगे। इन्होंने हारिस को कासिम से ऊपर भेजा, कॉमन सेंस ही प्रिवेल नहीं करती है, यानी पता मुझे नहीं समझ आती। और पिछली सीरीज में भी ऐसा ही था जिम्बाब्वे में कि आप ऑलराउंडर्स को कासिम से ऊपर या उनसे हल्के प्लेयर्स को कासिम से ऊपर भेज रहे थे। आई डोंट नो क्यों इतना अंडररेट करते हैं। इसका मतलब ये साबित होता है कि ये टैलेंट की रीडिंग में बहुत ज्यादा पुअर है। और मैं साइम अयूब पे एक छोटी सा मैं आपका वक्त जल्दी कीजिएगा क्योंकि एशिया कप के ऊपर सवाल जी मैं साइम अयूब पे मैं बात रैप अप करूंगा। देखिए साइम अयूब क्या है, ही इज अ ब्रिलियंट टैलेंट, लेकिन क्या एज अ प्रोडक्ट बन चुके हैं? नो। ये सोशल मीडिया की सेंसेशन है जो कि ट्रू बैटिंग विकेट्स पे देख के समझती है कि प्लेयर एक बिल्कुल तैयार हो गया। टैलेंट बहुत ब्रिलियंट है लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगेगा। स्लो और स्पिनिंग विकेट्स पे अभी उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको वक्त लगेगा, लेकिन टैलेंट बुरा नहीं है, लोग राइट ऑफ ना करें, इज अ वेरी गुड प्लेयर। ठीक है, एशिया कप के हवाले से मुझे बताइएगा क्विकली, क्योंकि ज़का अशरफ साहब आज कोई इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लगे हैं तकरीबन 7 बजे और उसमें वो ऐलान भी करेंगे। और दूसरा ये भी है कि अब मैच जो है वो ओपनिंग मैच जो हमारे नेपाल के साथ है वो इंस्टेड ऑफ लाहौर मुल्तान होगा, क्योंकि होम ग्राउंड है ज़का अशरफ साहब का मुल्तान। सो 4 मैचेस मिले उसमें भी मनमानी।
बस देखिए, ये तो यही होता है, आपको पता है आपकी क्रिकेट में एक सियासत का अमल दखल है, लोग फिर आते हैं उस बुनियादों के ऊपर और फिर उसके बाद फिर चीज़ें भी इसी तरह तब्दील होती हैं। हालांकि मुल्तान में थोड़ा प्रॉब्लम होता है आपकी लॉजिस्टिक्स का भी और बाकी चीज़ों का भी, लेकिन बहरहाल जिनकी लाठी उसकी भैंस, उनका जो दिल है वो करेंगे, क्योंकि इस वक्त मैनेजमेंट की कमेटी के सरबराह हैं। लेकिन बहरहाल खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले पहली विकेट भी पाकिस्तान की गिर चुकी है और जो अब्दुल्ला शफीक थे उनको प्रभात जसूरिया ने आउट किया है और शान आ चुके हैं। तो आई होप कि मजीद हमारा नुकसान ना हो। बहरहाल एशिया कप में जहां भी हो, है तो पाकिस्तान लाहौर में हो, नेपाल में हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कज़ाफी स्टेडियम में होता तो ज्यादा बेहतर था। उधर की जो फैसिलिटीज है, जो क्राउड की गुंजाइश है, वो ज्यादा बेहतर होता कि कज़ाफी में होता। ठीक है एमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहराम काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन भी रही, हमारी तबीयत ख़राब थी और इसके लिए आप तमाम तर लोगों से माजत करते हैं। एमर नजीब सत्ती और बहराम काजी ने आपको ज़्यादा वक्त दिया और इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी खबर के साथ मुलाकात होगी। हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया के खिलाफ हमारा रिजल्ट अच्छा होगा और साथ ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि गाल टेस्ट जो है 131 रन पाकिस्तान बना लेगा और कल जो है एक अच्छे मोड में हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।